Hello everyone, welcome to my channel. This is Anisha. Welcome to Global Innovative Classes where you get your future bright. आज हम करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशंस नाम के चैप्टर का शुभारंभ। यूनिट एंड डायमेंशन या यूनिट एंड मेजरमेंट पूरा आपका रिवीजन के लिए भी और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें हम एक रोड मैप या माइंड मैप के थ्रू हम कवर करेंगे। तो दिस इज़ योर अमीशा पथरिया एंड चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। दिस इज़ द मेन यू कैन से रिविजन मैप ऑफ योर्स जो कि मैंने खुद बनाया है पूरे चैप्टर की एनालाइज करके। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, वो नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। चलिए अभी थ्योरी के ऊपर चलते हैं। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन और यू कैन से यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले बच्चा आता है कि हम यूनिट एंड मेजरमेंट इसको दो पार्ट्स में चैप्टर को डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम समझेंगे बच्चा फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर और ऑब्जर्व वो फिजिकल क्वांटिटीज़ है। जैसे कि मैं आपके सामने ये नोटबुक पकड़ लूँ, दिस नोटबुक, आप इसको देख सकते हो, आप इसको मेजर कर सकते हो, आप इसकी लेंथ देख सकते हो, ब्रेथ देख सकते हो और ऑब्जर्व भी कर सकते हो। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। लाइक लेंथ है, ब्रेथ है, डेंसिटी है और बहुत सारी, ये सारी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी ऑब्जर्व एंड विच कैन बी मेजर्ड ऑल्सो। ठीक है, अब मेजर करना है तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। जैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके करंट को मेजर करने के लिए भी आपका एम्पेयर, आपका एमीटर होता है, आपने 10th में पढ़ा हुआ है। उसके बाद आपकी हर चीज़, आपकी लेंथ है तो आपका स्केल आ जाएगा। तो मतलब एवरीथिंग फिजिकल क्वांटिटी इज़ टू बी मेजर्ड बाय सम इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो क्या? अब हमारे पास आता है कि हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होती हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, एक होती है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ये जो है ये डिपेंडेंसी के ऊपर बेस्ड है। हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना वो दो तरह की हैं। एक तो डायरेक्शन पे बेस्ड होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, एक होती है आपकी डिपेंडेंसी पे बेस्ड। ठीक है, अब डायरेक्शन पे बेस्ड है तो वो स्केलर और वेक्टर होती है। स्केलर में अकेली वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। पर वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब हमारे पास आती है कौन सी, डिपेंडेंसी के ऊपर बेस्ड। अब डिपेंडेंसी के ऊपर आती है दो तरह की जो हम अभी पढ़ेंगे, वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल का मतलब क्या है, अंग्रेजी में ही इसका मतलब क्या है। देखो, फंडामेंटल चीज़ वो होती है जो इंडिपेंडेंट है। हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट है और यहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। ध्यान से सुनना, थोड़ा एसएसटी के साथ जोड़ लो। आई नो अपनी साइंस रखी हुई है बट फिर भी थोड़ा सा याद रखने के लिए, जिसको थोड़ा सा याद आए पिछली क्लासों का एसएसटी का थोड़ा टॉपिक, तो उसको याद रहेगा। हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट है और हमारी कंट्री में क्या है, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। उसी तरह से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि खुद इंडिपेंडेंट होती हैं, वो किसी से मिलकर नहीं बनी। साइंटिस्ट ने क्या किया, सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऑब्जर्व किया और देखा कि कुछ 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो क्या हैं, फंडामेंटल हैं और सारी क्वांटिटीज़ उनसे मिलकर बनी हैं, जिनको बोल देते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जो फंडामेंटल है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी से नहीं बनी, वो 7 ही है। और जो ड्राइव्ड है वो तो बहुत सारी है और आपको पता भी नहीं होगा। वैसे ये चैप्टर होना चाहिए था आपका एंड में। ठीक है, फिर आप काफ़ी चीज़ें पढ़ लेते हो बट हाँ, अभी आप इसको रिवाइजन करने के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, फॉर्मूलाज आपको रटने की ज़रूरत नहीं, आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। कुछ फॉर्मूलाज लर्न कर लेना जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं, फोर्स, एनर्जी, प्रेशर, वर्क, ये सब। ठीक है, देखिए अब हमारे पास क्या आता है, इंडिपेंडेंट या फिर हम इन्हें बेस क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इसको आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, जैसे कौन सी क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। देखो, पहले आती है लेंथ। कौन कौन सी है मैं आपको लिख देती हूँ। लेंथ होती है बच्चा, उसके बाद हमारे पास होती है, हमारे पास होता है मास होता है, उसके बाद हमारे पास होता है टेम्परेचर, उसके बाद हमारे पास होता है करंट, उसके बाद हमारे पास होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे हम मोल बोलते हैं, MOL या MOLE। फिर उसके बाद हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे हम कैंडला बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास और कोई रह गया, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7th वाली है। ठीक है, तो एम्पेयर हो गया करंट का, CD आपका कैंडला है, K जो है वो आपका क्या है, टेम्परेचर है, ये T है वो आपका टाइम है। ठीक है, तो 7 हो गई क्या, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला होती है और करंट एम्पेयर में होता है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास क्या आता है, देखिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे जो क्वांटिटीज़ है इनको ही फंडामेंटल क्यों कहा, कैसे कहा, वो सब इनकी डेफिनेशन आपको, अगर आपका केवी स्कूल है तो आपको पर्टिकुलरली पूछ सकते हैं, बाकी स्कूल्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट एक्सेप्शनल लाइक वहाँ पे ही पूछना और पूछना ही पूछना है, बट बताना चाहिए। 1 kg कैसे बना, आपको ये थोड़ा रटना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट डेफिनेशन आपकी NCERT में दी है। एक सिलेंडर था प्लैटिनम इरेडियम, प्लैटिनम इरेडियम मतलब प्लैटिनम का बना हुआ था, और प्लैटिनम क्या है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती है प्लैटिनम। अब वो लीस्ट रिएक्टिव है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हमने प्लैटिनम को चूज़ किया, और वो उसकी जो है ना स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। अब प्लैटिनम इरेडियम का सिलेंडर लिया जिसका डायामीटर भी 1 था और जिसकी हाइट भी 1 थी। इस सिलेंडर को या इस चीज़ को हमने क्या बोल दिया, ये 1 kg होगा। इसलिए जब भी हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो वो 1 kg का पत्थर आप देखते होंगे, तो उसी को ही बच्चा बोलते हैं। मास ऑफ विच, मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप मतलब कि ऐसे मतलब मान ली कोई चीज़, ठीक है। मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, तो ये आपको याद रखना है, प्लैटिनम इरेडियम नाम का सिलेंडर था। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, लेट मी इरेज इट आउट, यस। नेक्स्ट हमारे पास आता है 1 मीटर। 1 मीटर क्या है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ। ये 1 मीटर स्पीड नहीं है लाइट की, 1 मीटर हम किसको मानते हैं, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय लाइट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ कब 1/299,792,458 सेकेंड्स इन वैक्यूम। ये थोड़ी डेफिनेशन आपको लर्न कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड क्या है, इट इज़ द ड्यूरेशन या इट इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 9192, ये 10 डिजिट का नंबर है, मिला के मत देखना, ठीक है। 9192, ये आपके पास लिखा है 9192621770, इसको एक बार अपनी NCERT से ज़रूर चेक कर लेना इस नंबर को, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से तो यही था 9192621770, आप एक बार चेक कर लेना अपनी NCERT से, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रखा है, चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब कहना गलत है, मैंने पहले बता दिया, इसको एक बार चेक करना, लास्ट वाले को खासकर, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1 मोल। 1 मोल तो भाई क्या ही बताऊँ, आप आगे पढ़ोगे अभी केमिस्ट्री में मोल ही होगा, फिर आप कहोगे क्या है, ठीक है। तो 1 मोल जो है वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दैट हैज़ एन एलिमेंट्री एंटाइटी ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन के आइसोटोप्स में कार्बन 12 का जो एटम है वो सबसे स्टेबल होता है, उसका जो मास होता है वो होता है 0.01 kg, और उसी एटम को हमने माना है 1 मोल, ठीक है। एवोगाड्रोस नंबर होता है 6162, वो आपका जो एवोगाड्रो नंबर है, पूरा केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसको 1 मोल को, तो इसकी टेंशन तो लेनी नहीं है, डेफिनेशन भी आपको तब भी लर्न हो जाएगी। 1 एम्पेयर क्या होता है, जब करंट हो 2 पैरेलल लाइंस के बीच में, इन्फिनाइट लेंथ की जो है वो क्या है, वायर्स हैं, और इनके बीच में कांस्टेंट करंट जा रहा है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे से पैरेलल हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, पैरेलल हैं, और इनके बीच में जो ये फ्री फॉल है ना, वो कितना इक्वल है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर के इक्वल होगा। ये थोड़ा सा आपको वैल्यू याद रख लेनी है, ठीक है। अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छे से नहीं दिख रही तो आपकी NCERT की डेफिनेशन है, आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी, बाकी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूँगी आपको ये सारे नोट्स। उसके बाद उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। 1 केल्विन। 1 केल्विन क्या है, फ्रैक्शन ऑफ 1/217.16, आपको पता है ना, डिग्री सेल्सियस केल्विन, ये आपने पिछली 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ 1/217.15 बोलता है, कोई 6 बोलता है तो आप 16 ले सकते हो। केल्विन ऑफ द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जब थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे होगा। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब कि जब पानी 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में आइस होगी, लिक्विड में तो खुद पानी है, और गैशियस में वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा स्टीम, ठीक है। ये चीज़ पूरी स्लाइड क्लियर होनी चाहिए, पूरी की पूरी स्लाइड आपको समझ में आनी चाहिए। अब एक चीज़ और है कि मैम स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या होता है। स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या होता है, जैसे कुछ बनना चाहते हैं ना अगर ज़िंदगी में, तो हमारे पास एक गोल होता है, और गोल के साथ साथ नहीं है कि मुझे ये IIT जाना है या मुझे कुछ JEE का देना है, NDA देना है, ऐसा गोल तो होता ही है। उसके अलावा आपके कोई एस्पिरेंट हीरोज़ होते हैं, जैसे आप कोई मूवीज़ देखते हो, अगर आप TV ज़्यादा देखते हो या आप रील्स ज़्यादा देखते हो, YouTube ज़्यादा देखते हो, तो आपको पर्टिकुलर कोई एक फेमस, या जैसे बच्चे
यूट्यूबर से पढ़ते हैं, है ना। तो आपका पर्टिकुलर एक यूट्यूबर होगा कि जो आपको मोटिवेशन भी दे रहा है, आपको उसकी वीडियो देखना भी अच्छा लगता है, तो वो उससे आप क्या करते हो, आप कहते हो कि मेरा ये गोल हीरो हो गया कि मैं इससे क्या ले रही हूँ, मोटिवेशन वगैरह ले रही हूँ और मुझे इनसे पढ़ना अच्छा लगता है। आपने उन्हें अपनी रेफरेंस ले लिया, ठीक है, तो वो आपके लिए चेंज नहीं होगा, वो आपकी रेफरेंस है, वो आपकी चेंज नहीं होगा जब तक आप वो गोल अचीव नहीं कर लेते हो, वो रेफरेंस नहीं होगा। कोई बच्चा है वो क्रिकेटर बनना चाहता है, वो विराट कोहली को अपनी रेफरेंस ले लेगा, वो उसकी तरह बनेगा तो बनेगा ही बनेगा, वो चेंज नहीं करेगा कि नहीं किसी दिन मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ, ये क्रिकेटर की तरह बनना चाहता हूँ, ऐसा कुछ। आई थिंक अब मैं थोड़ा समझा पाई हूँ इस चीज़ को। बाकी टॉपिक में क्या देखो, स्टैंडर्ड रेफरेंस, ये तो एक ना ख़राब हो जाता है, बार बार चलता नहीं। स्टैंडर्ड रेफरेंस, इट डज़ नॉट चेंज विद टाइम एंड लोकेशन। जो स्टैंडर्ड रेफरेंस होती है किसी चीज़ की, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, वो लोकेशन के साथ चेंज नहीं होती। स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड ही रहती है, इट डजेंट चेंज विद टाइम एंड लोकेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद हमारे पास आता है कि मैम डायमेंशंस क्या होती हैं। डायमेंशंस क्या होती हैं बच्चा, डायमेंशंस होती हैं बेस क्वांटिटीज़, जिसमें 7 डायमेंशंस जो आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो रिप्रेजेंट होती हैं। वो क्वांटिटीज़ जिससे आपकी 7 बेस क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट होती हैं, उन क्वांटिटीज़ को आप क्या बोलते हो बच्चा, डायमेंशंस बोलते हो। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, मोल जो है, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी क्वांटिटीज़ जैसे रिप्रेजेंट होती हैं उन्हें बोलते हैं डायमेंशंस। ये जो पर्टिकुलरली आप देख रहे हो ना LMT ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन है और बाकी सारी डायमेंशंस इन्हीं से मिलके बनी है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, दिमाग में जाए तो याद रख लेना, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा है। एग्जांपल वैसा दे देती हूँ, ठीक है। देखिएगा, जैसे ही हमारे पास ये जो मैंने ब्लैक बॉक्स में रखी हुई है ना, ये काले बॉक्स में, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाली होगी। 7 आपकी बेस है, सारी इससे मिलके बनी है। अब मैं बोलती हूँ बच्चा व्हाट इज़, थोड़ा सिंपल वाला लेते हैं, डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी का यहाँ पर ध्यान से सुनना, 2 मिनट की बात है। इधर हम इसको थोड़ा सा ना कर लेते हैं एडिट, अभी नहीं तो मैं ऐसे करूँगी तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, ये क्रॉप नहीं होगा ना, नहीं होगा, इसको मुझे रंगना ही पड़ेगा, थोड़ा सा रंगने दो ताकि आपको दिख जाए। उतना पेज तक रंग देती, बस कलर्स फिल कर देती हूँ। 2 मिनट वेट करना है बस, बहुत है शायद इतना। यस, अब मैं लेती हूँ अपना मार्कर। देखिए, हम बात कर रहे थे लेंथ, मास, वो सारी चीज़ों की, जैसे डेंसिटी है, ठीक है। यहाँ मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ 2 मिनट के लिए। यस, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, डेंसिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, उससे सिंबल बना देती हूँ उसका, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। मास अपॉन में वॉल्यूम होती है डेंसिटी। अब मास जो होता है ना, उसकी डायमेंशन क्या है, फंडामेंटल डायमेंशन मैंने बॉक्स में डाली थी ना, वो याद रखना क्या थी मास की डायमेंशन, कैपिटल M। अब वॉल्यूम क्या है, एक वॉल्यूम क्या होता है, एक बॉक्स है, अगर एक बॉक्स है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए जल्दी। ये बॉक्स है, इसका वॉल्यूम क्या होगा मैम, कुछ भी नहीं, इट्स वेरी सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही तो होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही तो होती है। तो लेंथ भी एक मतलब जो आपकी ब्रेथ या हाइट है वो भी तो एक लेंथ ही है, वो भी तो एक लेंथ ही है। तो इसीलिए जो डिस्टेंस है वो भी तो एक लेंथ ही है, पाथ कवर करना वो भी तो एक लेंथ ही है, डिस्प्लेसमेंट वो भी तो एक लेंथ ही है, रेडियस वो भी तो एक लेंथ ही है, आपका डायामीटर वो भी तो एक लेंथ ही है। इसीलिए यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, वॉल्यूम में लिख दूँगी L3, मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला बच्चा बनेगा वो देखना, यहाँ पे मैं पिंक कलर के पेन से लिख देती हूँ, बॉक्स में ज़रूर डाल देना, नहीं तो स्कूल वाले टीचर नंबर काट सकते हैं। ये ऊपर चला जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसीलिए आपका जो आंसर बनता है फुल फिनिश्ड, आपका आंसर ये येलो बॉक्स में मैंने डाल दिया। समझ गए ना। अब आगे चलते हैं, अब हम कैमरा भी ऑन कर लेते हैं भाई, समझ गए इतना। चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये पूरी स्लाइड में आई थिंक इतना ही था। हाँ, ड्राइव्ड का मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एरिया वाला एग्जांपल दिया था, बट हाँ आप ये भी ले सकते हो, सिंपल एग्जांपल था। अब आते हैं बच्चा सेकंड स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो यूनिट्स हैं वो मैंने लिखी हुई हैं। यूनिट से ही आप डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हो, क्योंकि अगर मुझे पता होता कि जो डेंसिटी है उसकी यूनिट होती है
केजी पर मीटर क्यूब, है ना। अगर मुझे यूनिट पता है तो उससे मैं डायमेंशन बना सकती हूँ। केजी मास की यूनिट होती है, कैपिटल एम आ जाएगा। मीटर क्यूब मतलब कि वॉल्यूम ही होगा, मतलब लेंथ का क्यूब ही होगा, क्योंकि मीटर क्या है, लेंथ का क्यूब ही होगा। तो उस तरह से मैं डायमेंशनल फार्मूला भी बना सकती हूँ। क्लियर है? अगर आपने चीज़ें पढ़ी हैं तब भी आप इसको रिलेट कर पाओगे, क्योंकि दिस इज़ रिविजन वीडियो, ठीक है। माइंड मैप रिविजन के लिए होता है। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कंसेप्ट भी क्लियर होता जाए अगर वीक है तो, ठीक है। देखिए, अब मैं बड़े बड़े एग्जाम्पल या बड़े बड़े क्वेश्चन तो इस पर्टिकुलर वीडियो में रिविजन में नहीं ना करा सकती हूँ, ठीक है। चलिए, इम्पल्स क्या होते हैं बच्चा, ध्यान सुनना। इम्पल्स आपको याद रखना है केजी मीटर पर सेकेंड, फिर एनर्जी है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़े से ये जो इतने मैंने लिखे ना, थोड़े हटके हैं, याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाले आप याद रखो, बाकी चाहे अभी मत याद रखो, ठीक है, पर नंबर ड्यूटी में कम आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। बाकी डम्मी वगैरह फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो, यूनिट्स में इतना ही आपको याद रखना है। यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड या आप रेफरेंस ही लेते हो यूनिट्स को भी। अब हम बात करते हैं कि ऑल डिमेंशंस जो है, सारे जो डिमेंशंस है आर नॉट विजुअली ऑब्जर्वेबल्स। कुछ को मैन मेड सेंसर भी चाहिए रहते हैं। चलो मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछती हूँ। हमारे टेस्ट के कितने डायमेंशंस होते हैं? 4 डायमेंशंस होते हैं, बिटर, सॉर एंड स्वीट, और एक और होते हैं, वो कमेंट में बताना, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी आपको पर्टिकुलरली स्कूल लेवल में तो स्टेटमेंट भी लिखने को आती है, क्वेश्चन तो भर भर के आते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्रॉप कर देती हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए और पढ़ना भी इजी हो जाए थोड़ा। देखो, सबसे पहले ऑल टर्म्स हैव सेम डायमेंशन। आपका जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन स्टेट्स दैट इन एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में हर एक टर्म की सेम डायमेंशन होगी। मैम ये क्या कह रहा है, हमें नहीं समझ आ रहा। ये देखो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब ये इक्वेशन बन गई। इट स्टेट दैट अ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर इक्वेशन में इन एन इक्वेशन ऑल टर्म्स हैव सेम डायमेंशन। हर एक टर्म की सेम डायमेंशन होगी। कैसे मैम? देखो जी, वी स्क्वायर की सेम डायमेंशन होगी, यू स्क्वायर की भी सेम डायमेंशन होगी, और 2 तो एक कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन थोड़ी ना होती है। तो as जो है उसकी भी सेम डायमेंशन होगी। प्रूव करके दिखाऊं? चलो तो करते हैं प्रूव इसका। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख रही हूँ, ठीक है। देखिए, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। क्लियर है? अब वी स्क्वायर क्या होता है? वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला LT-1। यहाँ से देख लो, कहाँ गया? सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। मीटर मतलब L और पर सेकेंड मतलब T-1 पर लिखते हैं, याद होना चाहिए ये चीज़ें तो। अब इसका स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा? L स्क्वायर T-2, यही आया। अब यू स्क्वायर भी क्या है? वेलोसिटी है, सेम ही हो जाएगा, L स्क्वायर T-2। आप किसी भी बाकी दोनों का भी करना। हाँ, जो S इज इक्वल टू हाफ UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है, उसका भी करके देखना, वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब 2 तो कांस्टेंट है, उसको तो मैंने कुछ मानना ही नहीं। AS की बात करती हूँ। A क्या है मैम? एक्सेलरेशन है। अच्छा, एक्सेलरेशन है तो LT-2 होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है ना, ये लिखा हुआ है मैंने वैसे, ठीक है। S है तो वो क्या होगा? लेंथ होती है। मैंने बोला S क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? लेंथ है, मैंने बता दिया था पहले ही। तो यहाँ पे मैं लेंथ एक और मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या बन गया? L स्क्वायर T-2। अब बोलो, हो गया कि नहीं प्रूफ? कुछ गलत बोला? कुछ ऐसा था जो नहीं समझ में आया हो? बहुत सिंपल चीज़ें हैं मैम, बहुत सिंपल, उसी वक्त में समझ आ जाती है ना। सिंपल सिंपल सिंपल। चलो, हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का प्रूफ भी कर लिया, ठीक है। कई बार आ सकता है कि एग्जांपल भी दो, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। ये सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन जो है ना, इसकी एप्लीकेशन क्या यूज़ है, फिर उसके बाद लिमिटेशन देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के जो एप्लीकेशंस है वो क्या है कि ये यूज़ होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए। बच्चे, ये चीज़ें मैं आपको रिवीजन के पर्पज से समझा रही हूँ, पर इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में करवाऊँगी, ठीक है। इसके लिए आपको ढेर सारे कमेंट करने हैं कि करवा दो, फिर मैं करवा दूँगी आपको। पर्टिकुलरली एक वीडियो लेकर आऊँगी, JEE लेवल के क्वेश्चंस भी मैं उस पर लाऊँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ये देखो, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं, मैंने लिख रखे हैं,
पर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं नहीं करवाने वाली हूँ. आई नीड योर सपोर्ट एंड आई नीड योर कमेंट्स फॉर इट. चलिए अभी हमारे पास आता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ. जैसे जैसे के है ना, उसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर आपने रिवाइज करना पड़ा हुआ है रिविजन के पर्पज से, तो आपको पता होगा कि मैं क्या कह रही हूँ. देखो टी आपको बोल दिया कि टी जो है वो टाइम है एंड ये डिपेंड करता है लेंथ पे एंड वाई, मतलब आप मान लो रेडियस एंड लेंथ, इसको आपने बोल दिया लेंथ एंड मास पे डिपेंड करता है, ml बोल दो, कुछ ऐसे करके आपने बोल दिया. ठीक है, तो आपने बोलना है कि कांस्टेंट की वैल्यू निकालो. के कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू निकालो. अब कैसे निकालोगे? ये इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आप यहाँ पे के लगा दो, m लगा दो, l लगा दो. टी का टी आ जाएगा, के का ये आ जाएगा, m का मास का ये आ जाएगा, l का l आ जाएगा. तो यहाँ पे के की वैल्यू जो बनती है वो क्या बनती है? टी m माइनस वन एल माइनस वन, यही बनती है ना, टी m माइनस वन एल माइनस वन. ठीक है, तो k इज इक्वल्स टू टी m माइनस वन एल माइनस वन. तो टाइम क्या है? सेकेंड पर kg. ऐसा कुछ होता नहीं है, बट मैं ऐसे आपको फालतू एग्जांपल बता रही थी बस, पर एक एग्जांपल के तौर पे से समझना. ठीक है, कॉन्सेप्ट के बारे ऐसा कुछ होता नहीं कि टी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा हो. क्वेश्चंस आपको आएंगे वो तो वेरीफाइड ही होते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये पर्टिकुलर चीज़. ठीक है, हो सके तो मैं इस पर आपको क्वेश्चन देती हूँ. 2 मिनट फिर वेट करना पड़ेगा आपको. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन पे क्वेश्चन तो बड़े सारे हैं, ढेर सारे क्वेश्चन हैं, बट यही प्रॉब्लम है कि मुझे ढूंढने पड़ेंगे. बोहर एटॉमिक मॉडल इसमें तो नहीं यूज़ है, थोड़ा सा समझाने के लिए यूज़ कर सकते थे इसमें. हाँ, ऐसा क्वेश्चन ये फूड डिपेंडेंसी वाला है. वैसे कांस्टेंट वाला तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, कहाँ गए. चलो मैं आपको जो करवाऊँगी तो मैं उसमें करवा दूँगी. ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा. क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, कैमरा ऑफ करके लिखती हूँ. देखिए स्पेस चाहिए, मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देती हूँ. देखिए, फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिपेंडेंसी. ये भी ऑर्डर ऑफ डिपेंडेंसी पे ही है. के पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कांस्टेंट वाले में मिल रहा. चलिए मैं आपको करवा दूंगी इस पर. अभी अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गए तो बहुत बढ़िया बात होगी. ऑर्डर ऑफ डिपेंडेंसी पे तो बहुत ही सादा क्वेश्चन हैं, वो तो मैं आपको करवा दूंगी धीरे धीरे. ठीक है, डोंट बी स्ट्रेस फॉर इट. देखिए अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट आते हैं कन्वर्ट करने के लिए एक स्केल से दूसरे स्केल में किसी भी डायमेंशन को या मेजरमेंट को, जैसे सीजीएस में और एसआई यूनिट में. जैसे कि एनर्जी जो होती है ना, आपको क्या याद रखना है, एनर्जी जो है उसको हम जूल में बोलते हैं एसआई सिस्टम में, पर एनर्जी को ही हम अर्ग में बोलते हैं सीजीएस सिस्टम में. उसी तरह से हमारे पास आता है एनर्जी हो गई, उसके बाद हमारे पास एक और आती है डायमेंशन. ठीक है, तो उसका भी आपको याद रखना कि उसको भी कैसे बोलते हैं. जैसे फोर्स को हम बोलते हैं न्यूटन इन एसआई सिस्टम, और आपका सीजीएस में बोलते हैं डायन, DYNE. ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीज़ें याद रखना. ठीक है, अब कन्वर्ट कैसे करते हैं तो वो भी चलो बता देते हैं. ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं. एनर्जी लें कि फोर्स लें? फोर्स ले लेते हैं. चलो, फोर्स होती है mLT-2. ठीक है, या फिर कह लो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है. 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 10³ ग्राम आ गया. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ऐसे सिस्टम से सीजीएस में करना है, तो सीजीएस में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2 होते हैं, इंटू 10² सेंटीमीटर. सेकंड का तो सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, अपॉन में सेकंड स्क्वायर आ गया. अब 3 + 2 पावर कर दो, क्या आ गया? 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? डायन. मैंने भी बताया आपको DYNE बोलते हैं, तो आप लिख दोगे योर फाइनल सोल्यूशन इज 10⁵ डायन. इसी तरह से आपको एनर्जी वाला प्रूव करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा. उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ डिपेंडेंसी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. आपको कुछ फॉर्मूला दे दिया जाएगा इनकम्प्लीट करके, आपको वो कंप्लीट कैसे करना है? इस तरह से, जैसे टी डिपेंड कर रहा है एल के ऊपर, एम के ऊपर. ठीक है, आपको पावर के मान लेनी है, इसकी एक्सेस में आपको प्रोपोर्शनलिटी नहीं लेना. प्रोपोर्शनलिटी कब लेना? जब आपको के की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तब लेना है. या आपको यूनिट निकालनी है तब लेना है, क्योंकि आप उससे यूनिट निकाल सकते हो. डायमेंशन निकाल के बाद में यूनिट निकाल सकते हो. यहाँ पे आपको क्या मानना है? एक्स मानना है, वाई मानना है. एक्स वाई मान के आपको क्या करना है? एक्स वाई मान के कुछ भी नहीं भाई, सिंपल सा है, बस एक्स वाई निकालो. ठीक है, उसकी वैल्यू पुट करनी है बस.
टी का टाइम डिमेंशन है टी, उसके बाद एल का एल हो गया, एल एक्स हो गया, और एम का हो गया वाई। अब यहाँ पे जो है T1 है, मतलब कि आपका एक्स क्या हो गया, 0 हो गया, एंड वाई भी क्या हो गया, 0 हो गया। इक्वेट कर देना है। मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो में इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी, जिस बच्चे ने बिल्कुल नहीं ना पढ़ा वो भी क्वेश्चन फोड़ के आएगा हर तरह के, ठीक है। चलिए अभी हमारे पास आती है लिमिटेशंस। अभी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है भाई, जैसे फॉर्मूला है ना ये वाला, तो इसमें जैसे आपका एक फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसमें आपका यू टी भी निकल जाएगा, ए टी स्क्वायर भी निकल जाएगा, पर हाफ नहीं निकलेगा। उसी तरह से इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इतना आइडिया नहीं होता, ठीक है। तो नो एग्जैक्ट फार्मूला इसमें, जैसे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अब काइनेटिक एनर्जी में एम वी स्क्वायर तो आप निकाल लोगे, आपका क्वेश्चन आ जाएगा एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, आपने एक्स माना वाई माना, और यहाँ से आपने फॉर्मूला को इक्वेट किया, एनर्जी के डायमेंशनल फार्मूला लिखा, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखा, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखा, इक्वेट किया, एक्स वाई आपका आ गया, एक्स आ गया 1, वाई आ गया 2, तो आपको पता चल गया एम वी स्क्वायर। पर आपको जो हाफ है 1/2 है वो नहीं मिलेगा, तो एग्जैक्ट फार्मूला नहीं मिलता। उसके बाद आपको डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसके बारे में इतना आइडिया नहीं मिलता, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक मीडियम में और दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये कट हो जाता है ना। इस तरह से जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में इतनी चीज़ें नहीं पता चलती हैं। इट स्टेट दैट इन एन इक्वेशन ऑल द टर्म्स हैव सेम डायमेंशन, ये क्या बताता है कि एक इक्वेशन में हर एक टर्म की सेम ही डायमेंशन होती है। पर क्या ऐसा होता है, कई बार नहीं भी हो सकता, ठीक है, एक दो ही केस होते हैं। सॉरी ये मैं क्या बोली जा रही हूँ, सॉरी ये तो मैं इसकी होमोजेनिटी का ही पढ़ी जा रही हूँ, सॉरी। लिमिटेशन आपकी पहली ये थी और दूसरी ये थी, 2 ही लिमिटेशंस हैं, ठीक है। मेरा भी दिमाग घूम गए पढ़ाते पढ़ाते। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो 95% स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, बट क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत बता देती हूँ। देखिए लीस्ट काउंट का क्या मतलब होता है, मिनिमम मेजरमेंट करना किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उसे बोलते हैं लीस्ट काउंट। और एरर कब आता है, एरर का आने के कारण क्या कि यहाँ पर आपका टूल नहीं अच्छा या आपकी स्किल नहीं अच्छी। अगर मैंने आपको बोल दिया भाई इस पेपर की लेंथ निकालो, आपका स्केल टूटा हुआ है, आप लेंथ अलग निकाल रहे हो, स्केल आपका 5 सेंटीमीटर का मतलब शो हो रहा है बस, और नंबर उसमें कैसे हैं 10 से लेके 15 तक है। आपने बोल दिया मैम 10 से लेके 15 मतलब आपकी जो लेंथ है मैम वो 15 तक आ रही है। मैं बोलूँगी गलत है भाई, है तो 5 सेंटीमीटर का ही, तो आपका टूल गलत हो सकता है इस तरह से। या तो आपकी स्केल अच्छी नहीं, आपको मेजर नहीं करना आ रहा, आपको पता नहीं लग रहा 0 पे रखना है 1 पे रखना है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। ऐसा होता था छोटे होते, 0 पे रखे 1 पे रखे, 0 पे रखे 1 पे रखे, यही सोच रहते थे, ठीक है। अच्छा दूसरा हमारे पास आता है, इसके 2 डिवाइसेस होते हैं, वेनियर कैलिपर। ये आपके स्कूल के टीचर को आप अगर आपके सुनते हो तो सजेस्ट कर सकते हो, बोल सकते हो कि आपको ये टूल्स दिखा दें, ठीक है। वेनियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, ठीक है। स्क्रू गेज जो है वो थिकनेस बताते हैं, एंड वेनियर कैलिपर जो है वो आपकी डिस्टेंस या डेप्थ बताता है, ठीक है। उसके बाद अगर नेगेटिव एरर है तो ट्रू जो है वो पॉजिटिव एरर, मतलब ट्रू वैल्यू में आपको एरर को प्लस करना होता है। एरर नेगेटिव, ट्रू वैल्यू में ऐड कर दो एरर को, पॉजिटिव एरर है ट्रू वैल्यू में सब्ट्रैक्ट कर दो एरर को। इट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट, यू कैन ऑल्सो स्किप इट आउट, बट देख लेना कि आपके स्कूल में करवाया कि नहीं करवाया, ठीक है। तो यही था पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आपको ये रिविजन सीरीज़ अच्छी लगी, ये रिविजन इसकी पूरे चैप्टर की अच्छी लगी। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन लाइक से सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ कॉमेंट कर देना कि क्वेश्चन चाहिए कि नहीं। बाय बाय।